मैम हमारा टॉपिक है सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस। चलिएगा जल्दी से मुझे बताइए उसका नाम क्या था। मैम बहुत इजीली हम बोल सकते हैं उसका नाम था हांस। हांस से कुछ याद आया? क्या बोल देते हैं? पीएचएफ बोल देते हैं। तो ये हमारा रिड्यूस होकर फ्लोरान जैसे ही रिड्यूस होगा पीएचएफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरान में कन्वर्ट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी कवर अप कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी स्टार्ट हो गई थी यूनिट नंबर 3 और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि यूनिट नंबर 3 जो हमारी है दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसके कितने ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है बेसिकली ये सारी चीजें मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इस यूनिट का आपको सिलेबस ओवरव्यू भी दे चुकी हूँ जहां पर हमने कंप्लीट सिलेबस डिकोड किया है। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस डिकोडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करवा चुकी हूँ। आपने देखा होगा हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का बेसिक समझा था, बेसिक्स के बाद इसका क्लासिफिकेशन समझा था, क्लासिफिकेशन के बाद में हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में भी काफी सारी चीजें पढ़ी थी। और जो नॉमेनक्लेचर वाला सवाल है बेटा, लेट मी क्लियर यू वन मोर टाइम कि ये वाला सवाल 10 नंबर में आपको पिछले 3 साल से लगातार देखने को मिल रहा है। यानी एक सवाल नॉमेनक्लेचर से आना निश्चित है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप अपने 10 नंबर खो रहे हैं, अपने 10 नंबर मिस कर रहे हो। अगर आपको अपने 10 नंबर पक्के करने हैं तो वो वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने लास्ट में नॉमेनक्लेचर करवाया हुआ था। इसी प्लेलिस्ट में आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर, उसको पक्का से देख लेना। और आज हम उसी के आगे अपना एक नया टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं दैट इज सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस। यहां से भी कई बार सवाल आता है और लगातार पिछले 3 सालों से फ्लोरान, थायोफेन एंड पायरोल के बारे में पूछा जा रहा है। किस तरीके से इनका प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे हम बेसिकली इनकी केमिकल रिएक्शन समझते हैं, क्या क्या सिंथेसिस रिएक्शंस होती हैं, ये सवाल हर बार बनता है। और आज सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाऊंगी, मैं उनके नोट्स भी दूंगी। जैसा कि आपको पता है हमारी फार्मेसी इंडिया प्लस जो है वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाती, कॉन्सेप्ट के साथ साथ नोट्स देना भी हमारा प्राइमरी उद्देश्य है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सारे सेमेस्टर वाले बच्चे हो। आपका तो ये मेन मोटिव है कि भाई हमें कॉपी भर के आनी है, हमें मार्क्स अच्छे लाने, इसलिए हमें प्रेजेंटेशन अच्छी देनी पड़ेगी। तो उसकी हेल्प हम आपको करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करके। अगर आपने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स नहीं लिए हैं या फिर अगर अभी तक आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हो पाए हैं तो इमीडिएटली व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ही जितने भी फैकल्टीज आते हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो बेटा, क्योंकि जितनी भी जॉब अपडेट्स होंगी, जितनी भी रीसेंट जॉब अपडेट्स होंगी वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपकी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर देखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा बेटा। उसके अलावा आपके पास में एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया होगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से जाकर उस गूगल फॉर्म के लिंक को भी फिल कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म को, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है मैम? हमारा टॉपिक है सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस। यहाँ हम बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे, बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे। उन बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्या हम डिस्कस करेंगे मैम? उन बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आप डिस्कस कर रही होंगी उनकी सिंथेसिस के अलावा उनके केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के अलावा उनके क्या क्या मेडिसिनल यूजेस हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। चलिए जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, कैसे उनका नाम रखा जाता है, ये सारे बेसिक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अगर तुम लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं आई वुड रिकमेंड पहले जाकर के वो लेक्चर देख लीजिएगा। एंड चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा मैम? सबसे पहले आपके पास में आ जाने वाला है पायरोल। ठीक है जी, यानी सबसे पहले हम किस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे पायरोल कंपाउंड के बारे में। यानी जो पायरोल होता है ये किस टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? ध्यान से सुनिएगा। पायरोल एक 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें की एलिमेंट क्या होता है या हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पायरोल एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके रिंग में कार्बन एटम नाइट्रोजन एटम से एक्सचेंज हो जाता है। यानी एक कार्बन की जगह हेट्रो एटम हम नाइट्रोजन को रखते हैं, इसको क्या
क्या बोलते हैं मैम, इस रिंग को पायरॉल बोल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए, इट इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब इसमें कंटेन क्या होता है मैम, ये 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है एंड इट कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। ठीक है जी, इसके पास क्या होता है मैम, ये वाला जो हमारा कंपाउंड है पायरॉल, इसके पास बेसिकली नाइट्रोजन एटम होता है एज अ हेट्रो एटम। नाइट्रोजन एटम कैसे होता है मैम, एज अ हेट्रो एटम, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो होता है। चलिएगा अब मुझे ये बता दीजिए कि जो पायरॉल है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैम। बहुत ईजी है इसका स्ट्रक्चर बनाना। देखो भाई 5 मेंबर की रिंग होती है, तो हमने क्या किया मैम, आपने 5 मेंबर की एक रिंग बना ली। यहाँ पर कार्बन एटम की जगह कौन आएगा मैम, नाइट्रोजन आ रहा होगा। ये रहा हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये रहे हमारे बॉन्ड्स। क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ पायरॉल, जिसमें हर जगह कार्बन होता है लेकिन एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन आ जाता है। नाइट्रोजन के पास लगे हैं लोन पेयर और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड पेयर है। तो व्हाट इज दिस मैम, ये जो आपने बनाया है ना, दिस इज अ पायरॉल कंपाउंड। ठीक है जी, हमारे पास ये क्या हो गया मैम, ये आपके पास में पायरॉल हो गया। इसी तरीके से अब हम पायरॉल की सिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। सिंथेसिस से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नेचुरली कहाँ कहाँ से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। यानी अगर आप नेचुरली देखने जाओगे तो पायरॉल आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो आपका पायरॉल है ये नेचुरली क्लोरोफिल में या फिर हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, इट इज नेचुरली फाउंड in chlorophyll and hemoglobin। ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है बेटा, सभी के अंदर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी पायरॉल पाया जाता है। किसी दिन कभी फुर्सत में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी हीमोग्लोबिन में बेसिकली जो हीम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में किस तरीके से पायरॉल कंबाइन होता है, किस तरीके से एक्लिप्स्ड होता है, ये सारी चीजें हम कभी फुर्सत में देखेंगे। खैर अभी हमें अपना सिलेबस खत्म करना है तो हम सिलेबस ओरिएंटेड चीजें कंप्लीट करते हैं। पायरॉल क्या हो गया मैम, पायरॉल में बेसिकली कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन आ जाता है एज अ हेट्रो एटम। ये हमें नेचुरली क्लोरोफिल में भी मिल सकता है। क्लोरोफिल के अलावा हमें ये हीमोग्लोबिन से भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी हीमोग्लोबिन से भी मिल सकता है। चलो अब दूसरा सवाल जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा है, इसका रेजोनेंस। क्या पायरॉल रेजोनेंस दिखाता है, और अगर दिखाता है तो किस तरीके की रेजोनेंस फॉर्म में पाया जाता है। ये सवाल बेटा हमेशा पूछा जाता है। और अगर आपसे पायरॉल या फ्यूरान या थायोफिन किसी के बारे में भी अगर लॉन्ग में सवाल पूछा जा रहा है तो फिर ये अंडरस्टूड होता है कि हमें रेजोनेंस भी वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर प्रेजेंट करोगे, प्रॉपरली एक एक चीज एक्सप्लेन करोगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो एग्जामिनर तो बेटा मौका ढूंढेगा कि कहाँ वो तुम्हारे नंबर काटे। तुम्हें कोई भी मौका नहीं देना एग्जामिनर को कि भाई यहाँ पे आ जाओ हमारे मार्क्स काटो। तो मैं पूरा तैयार करके भेज रही हूँ, तुम पूरे तैयार होके जाना। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका देखना है मैम, हम पढ़ रहे हैं पायरॉल। चलो भाई पायरॉल बना ले। ये देखो ये हमने बना लिया पायरॉल। चलो अब हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है। कैसे देखेंगे मैम, देखिए ये वाला लोन पेयर जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड पेयर जो था वो इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो गया। देखो फिर अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ने लोन पेयर को डोनेट किया, यानी नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड को तो छुआ ही नहीं था हमने, एज इट इज लिख दो। अब ये लोन पेयर इधर चार्ज, जब भी लोन पेयर जो है डिलोकेलाइज करता है तब बॉन्ड आता है। बॉन्ड पेयर डिलोकेलाइज करेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा मैम, अब ये निगेटिव चार्ज इधर डिलोकेलाइज करेगा, ये बॉन्ड इधर डिलोकेलाइज करेगा। देखो जैसे ये डिलोकेलाइजेशन हुई वैसे ही हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन एज इट इज रख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन है, ये एज इट इज। निगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज हो चुका है, बॉन्ड जो है वो यहाँ डिलोकेलाइज हो चुका है। चलिए फिर से डिलोकेलाइजेशन करते हैं। मैम अभी भी बहुत इजी है, ये जो हमारा बेसिकली निगेटिव चार्ज है वो यहाँ डिलोकेलाइज हो जाएगा, है ना जी। और क्या होगा, और मैम बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारा यहाँ डिलोकेलाइज हो चुका होगा। चलो अब देखो अभी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एज इट इज पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन एज इट इज, ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना जी। और बेसिकली हमारे पास ये कहाँ शिफ्ट है मैम, ये बेसिकली यहीं पर हमारे पास शिफ्ट है। तो अब क्या हो जाएगा मैम, अब ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ मूव कर जाएगा। अब जैसे ही हमारा बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, देखिए हमारे पास क्या होगा, जैसे ही मैम ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव करेगा, हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर मूव कर गया तो ये लोन पेयर एज इट इज आ जाएगा।
ये इधर मूव कर ही चुका है, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज। क्या मिला मैम? हमें बेसिकली पायरोल का फॉर्मेशन मिल गया। किसका फॉर्मेशन मिल गया मैम? हमें यहाँ पायरोल का फॉर्मेशन मिल गया है। इसको मैं दोबारा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बनाकर देखो बेटा। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑलरेडी था। निगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज कर चुका है, ये बॉन्ड यहाँ डिलोकेलाइज करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। हमें क्या मिल चुका है मैम? ये हमें बेसिकली कंपाउंड अपना मिल चुका है। किसके फॉर्म में मैम? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें ये अपना कंपाउंड यानी अपना पायरोल जो है वो मिल गया। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुकी होगी सारी चीजें, राइट? अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े। रेजोनेंस में हमने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यानी किस प्रकार की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मैम, आप हमें ये बता दीजिएगा। किस प्रकार की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये मैम आप हमें बता दीजिए। देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या, हमें बेसिकली पायरोल होता क्या है, याद रखना पायरोल आपका एक लिक्विड होता है जो एयर के साथ बहुत ही रैपिडली रिएक्शन दिखा देता है, यानी जैसे ही इसको एयर के कांटेक्ट में रखते हैं ना, वो ब्राउन कलर का ब्राउनिश हो जाता है थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा पायरोल है, दिस इज रैपिडली इट रिएक्ट्स विद द एयर, या हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो क्या लिखूं मैं? आई विल राइट पायरोल हमारा एक जो है वो लिक्विड होता है। सबसे पहली चीज तो इसका स्टेट, पायरोल किस फॉर्म में पाया जाता है मैम? अभी अभी आपने यहाँ पर बता दिया कि पायरोल जो है वो लिक्विड होता है विच रैपिडली टर्न्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर, है ना? हम लिख देंगे विच रैपिडली टर्न्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, यानी जैसे ही उसको एयर के साथ एक्सपोजर में रखते हैं या जैसे ही उसको हम बेसिकली हवा में छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास पायरोल जो है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, रिएक्टिव भी काफी ज्यादा होता है। और कौन से स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में हमें पायरोल जो है वो मिलता है। तो ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी पहली हो गई। उसके अलावा मैम, उसके अलावा जो पायरोल है इसके पास में लोन पेयर है जो डीलोकेलाइज कर देते हैं। अब बेटा क्योंकि लोन पेयर डीलोकेलाइज कर चुके होंगे, तो ये हमारा जो पायरोल होता है वो किस नेचर में पाया जाता है? याद रखना, पायरोल इज बेसिक इन नेचर। जो पायरोल होता है वो कैसा होता है? आपका जो पायरोल है ना मैम, दैट इज बेसिक इन नेचर। अच्छा, बेसिक भी नहीं, आप यहाँ पर लिख दीजिए माइल्ड बेसिक या वीकली बेसिक लिख सकते हो, पूरा कंप्लीट बेसिक नहीं लिखना है। पायरोल जो होता है वो कैसा होता है मैम? पायरोल इज वीकली बेसिक इन नेचर, है ना जी? पायरोल कैसा हो जाएगा मैम? जो हमारा पायरोल है दैट इज वीकली बेसिक इन नेचर। उसके अलावा वाटर में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे मैम? आप लिख दीजिए स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसा होता है मैम? वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है बट डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बट अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होगा तो क्या हो जाएगा मैम? अगर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ जाएंगे तो जो हमारा पायरोल है वो क्या हो जाएगा मैम? वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बेटा हमारे पास एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा कंपाउंड होता है वो वैसे ही डिसॉल्व होना प्रेफर करता है। जैसे जैसे बेटा अगर हमारे पास वाटर है, वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर पोलर के साथ ही डिसॉल्व होना प्रेफर करता है। और अगर कोई नॉन पोलर नेचर में होता है या जिसकी स्टेट नॉन पोलर होती है, वो नॉन पोलर ही डिसॉल्व होना प्रेफर करता है। दैट मींस हैव इन माइंड, पोलर जो है वो पोलर के साथ बेसिकली डिसॉल्व होना प्रेफर करेगा, नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होना प्रेफर करेगा। डन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है मैंने आपको। अगर ये चीज याद रही तो आगे से तुम कभी भूलोगे ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ कंप्लीट डिसॉल्वेबल होती है, कौन सी चीज कहाँ कंप्लीटली डिसॉल्वेबल नहीं होती। ठीक है जी? तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ आ गई मैम? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ चुकी हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा सिंथेसिस ऑफ पायरोल, यानी जो पायरोल है इसको किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है। हेडिंग डाल दीजिए सिंथेसिस ऑफ पायरोल, और ये इंपॉर्टेंट भी है। कोई अगर आपके पास शॉर्ट नोट में एक इंडिविजुअल सिंथेसिस का नाम लेके भी पूछा जा सकता है कि बता दो भाई ये सिंथेसिस की रिएक्शन कैसी है, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हमें बेसिकली अब करना है पायरोल की सिंथेसिस, यानी मैम पायरोल तो आपको बनाना है, लेकिन आप बनाओगे किस तरीके से? बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, वन बाय वन हम सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पायरोल को बनाने का ट्राई करते हैं फ्यूरान से।
आपके मन में आएगा कि मैम ऐसा भी हो सकता है, फ्यूरान भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, पायरोल भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यस, हो सकता है किसी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से किसी दूसरे हेट्रोसाइक्लिक को बनाना इजी होता है, यानी यस हम कह सकते हैं कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को बनाया जा सकता है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम फ्यूरान। तो जो पहली सिंथेसिस होगी वो हमारी वो किस चीज की होगी मैम, पहली हमारी सिंथेसिस जो होगी वो फ्यूरान से होगी। यानी किस तरीके से फ्यूरान से हम पायरोल बना सकते हैं बेटा, देखो समझो, बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूरान इन अमोनिया। अगर अमोनिया और स्टीम के मिक्सचर में अगर हम पायरोल को फ्यूरान को अगर हम पास करते हैं, यानी ऐसा समझिए हमारे पास फ्यूरान है, उसमें अमोनिया एंड स्टीम का एक मिक्सचर डालते हैं, तो जैसे ही उसको पास आउट करते हैं हमें इमीडिएटली पायरोल का फॉर्मेशन हो जाता है फ्यूरान से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मैम, यहाँ पर लिख दीजिए बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूरान। मैं लिख देती हूँ पहले, by passing the mixture of furan in ammonia plus steam over the heated alumina। अमोनिया में हमने क्या किया मैम, अमोनिया में बेसिकली इसको पास किया एंड स्टीम ओवर एल्यूमिना। किसकी प्रेजेंस में ये सारी चीजें हुई हैं मैम, एल्यूमिना की प्रेजेंस में ये सारी चीजें हुई हैं। अच्छा, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। इनफैक्ट जो एल्यूमिना होता है वो एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड होता है, तो एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड क्या हो गया मैम, एल्यूमिना हो गया। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी मैम, एल्यूमिना की प्रेजेंस में बेसिकली ये रिएक्शन होती है। इसको क्या किया जाता है मैम, इसको हीट किया जाता है अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं मैम, आप इसको हीट कर देंगे, जैसे इस एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर आपको फ्यूरान से किसका सिंथेसिस हो जाएगा, पायरोल का सिंथेसिस बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो ये देखो हमारे पास फ्यूरान क्या होता है मैम, ये होता है फ्यूरान। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप लोगों को स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे, नाम याद नहीं होंगे, नॉमेनक्लेचर के तरीके याद नहीं होंगे, तब तक सिंथेसिस करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्रॉपरली सारे स्ट्रक्चर याद रख लो। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या है, पायरोल का स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंथेसिस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ आई। तो ये तुम्हारे पास हो गया फ्यूरान। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं मैम, अमोनिया के साथ पास आउट करवा रहे हो आप, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिना के प्रेजेंस में हो रही है, वो भी हाई टेम्परेचर पर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा जो फ्यूरान है मैम, इमीडिएटली आपका जो फ्यूरान है ना वो पायरोल में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है मैम, जो फ्यूरान है वो इमीडिएटली हमारा पायरोल में कन्वर्ट हो जा रहा है। डन, इतनी बात समझ आ गई आपको। ये रिएक्शन किसके साथ हो गई मैम, ये हमारे पास हो गई फ्यूरान से, यानी फ्यूरान से इमीडिएटली हमने क्या बनाया, पायरोल बना दिया। अब जरा मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, इनफैक्ट जो IUPAC वाला स्टैंडर्ड मेथड था वो किन दो साइंटिस्ट ने दिया था, या मैं सीधे सीधे पूछूं तो मुझे बता दो इसका IUPAC का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर। हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, कॉमन या ट्रिवियल नेम वाला मेथड, उसके अलावा हमने रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ा था। तीसरा मेथड क्या था, मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में नाम बताओ, क्योंकि उसी तीसरे मेथड से आपका अगला सिंथेसिस होना है। चलिएगा जल्दी से मुझे बताइए उसका नाम क्या था मैम। बहुत इजीली हम बोल सकते हैं उसका नाम था हांस। हांस से कुछ याद आया, यानी अब हमारे पास फॉर्मेशन किससे होगी, हांस पायरोल सिंथेसिस। अगली सिंथेसिस को क्या बोलते हैं मैम, अगली सिंथेसिस को बोलते हैं हांस पायरोल सिंथेसिस। हांस ने भी एक सिंथेसिस का बेसिकली बनाया था, तो इनकी रिएक्शन हमें पढ़नी है, हांस पायरोल सिंथेसिस। अब मुझे बताना बेटा जरा, अगर किसी को पता हो, ये जो हांस पायरोल सिंथेसिस है यहाँ होता क्या है मैम। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा क्लासिकल मेथड होता है पायरोल को बनाने के लिए। जब इन्होंने अपना नॉमेनक्लेचर दिया था उसके कुछ ही सालों बाद इन्होंने इसकी सिंथेसिस प्रिपरेशन भी बताई थी, यानी वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल मेथड अगर आप बोलोगे तो यही एक मेथड होता है। तो यहाँ पर लिख लो, इट इज अ क्लासिकल मेथड। It is a classical method which involves, बताओ भाई, ये क्लासिकल मेथड था और हांस ने अपने इस मेथड में इन्वॉल्व किसको किया था मैम, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स को और अमोनिया को। तो हम लिख सकते हैं which involves बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड
बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के अलावा मैम, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के अलावा इन्होंने अमोनिया और एक हमारे पास और लिया था, क्या था मैम, इन्होंने बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, अमोनिया ले लिया और अल्फा हेलोकीटोन्स ले लिया। इनको कंबाइन करके जो सिंथेसिस बनाई उसको हम बेसिकली इनके नाम से जानते हैं, एंड अल्फा हेलोकीटोन्स। इन्होंने बेसिकली केवल और केवल इन्हीं चीजों का यूज किया। अब मैम बता दीजिए इसके यूज करके कैसे हमारे पास रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुई। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे मैम, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। क्या था देखिए बच्चा, CH3 COO CH2, फिर से सेम यही चीज, CH2 के बाद क्या आ जाएगा मैम, CH2 के बाद COO, लेट अस सपोज वो ET कर देते हैं, अपने आप समझ जाओ। अच्छा ET का मतलब क्या हो जाएगा, अब मुझे मे बी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ET हटा देते हैं, C2H5 लिख देते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो हमने सबसे पहले ये ले लिया, उसके बाद क्या लेंगे मैम, उसके बाद में बेसिकली हमें लेना है यहाँ पर Br। अच्छा देखो Br मतलब क्या मैम, अल्फा हेलोकीटोन आप ले रहे हो, हम क्या ले रहे हैं, अल्फा हेलोकीटोन, CH2 CO CH3। हमने क्या लिया मैम, आपने ले लिया अल्फा हेलोकीटोन। देखो अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा है और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। और हमने क्या लिया मैम, बाई बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। क्या ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, यस मैम दिस इज द डाइकार्बोनिल कंपाउंड। और किसकी प्रेजेंस लेनी है मैम, और आपको अमोनिया की प्रेजेंस लेनी है। अब जल्दी से बता दो मुझे बनना क्या है क्विकली मैम, यहाँ पर हमारे पास पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल पायरोल नहीं, हमें 2,5 डाइमिथाइल पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा स्ट्रक्चर बता दीजिए मैम इसका। देखो पायरोल एज इट इज रहा, 2,5 डाइमिथाइल, यानी पायरोल के सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे होंगे दो दो, यानी ये एक ये मिथाइल लगा है, अब एक हमारे पास ये मिथाइल लगा है। इसका नाम क्या होगा मैम, इसका नाम होगा 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। मैं लिख देती हूँ, दिस इज 2,5 डाइमिथाइल पायरोल, है ना जी। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट अपना बन के आ गया। चलो ये तो हो गया मेजर प्रोडक्ट। अब मुझे बता दो माइनर प्रोडक्ट क्या निकलेगा मैम, इथेनॉल HBr और यस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। बाहर क्या निकलेगा मैम, इथेनॉल निकलेगा, इथेनॉल के साथ में HBr और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे इस रिएक्शन में बाहर निकल जाएगा। ये हांस पायरोल सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंडिविजुअल रिएक्शन का तुमसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। फिर से सुन लो, हांस पायरोल सिंथेसिस में इन्होंने बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया, अल्फा हेलोकीटोन लिया, अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, 2,5 डाइमिथाइल पायरोल का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें पायरोल के सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। उसके अलावा इथेनॉल HBr और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हांस पायरोल सिंथेसिस। इस पे स्टार मार्क कर देती हूं मैं, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सिंथेसिस पे जाते हैं। अगली सिंथेसिस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉर पायरोल सिंथेसिस। ठीक है जी, अगली ये वाली जो रिएक्शन मैं बता रही हूँ, दिस इज अगेन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना जी। तो हमारी अगली रिएक्शन है नॉर पायरोल सिंथेसिस। चलो नॉर पायरोल सिंथेसिस के बारे में समझते हैं कि भाई नॉर पायरोल सिंथेसिस। अच्छा इसको भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर पायरोल सिंथेसिस में देखो भाई क्या होता है मैम, यहाँ कंडेंसेशन होता है किसी अल्फा अमीनो कीटोन का। तो यहाँ पर बेसिकली हमें लेना क्या है, कोई आपको एक अल्फा अमीनो कीटोन लेना है, उस अल्फा अमीनो कीटोन को कंडेंस कराना है, यानी उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ जी, क्या होना है मैम, जब जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ कंडेंसेशन हो जाएगा अल्फा अमीनो कीटोन का विद 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। किसके साथ में, विद 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है जी, बस इन्होंने इतना करवा दिया था और इसके बाद इन्होंने अपनी सिंथेसिस दे दी। देखिए नॉर पायरोल सिंथेसिस में हमने क्या ले लिया मैम, बेसिकली आपको अल्फा अमीनो कीटोन लेना है, यानी आप क्या लेंगे, हमें कोई भी अल्फा अमीनो कीटोन ले लेना है। अल्फा अमीनो कीटोन में अल्फा पोजीशन पे क्या जाएगा, अमीनो ग्रुप आ जाएगा। ये देखो ये हमने अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा दिया। ये जिस कार्बोनिल के जस्ट अगले वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं ना, अल्फा कार्बन पे क्या लगा दिया, अमीनो ग्रुप लगा दिया, यानी अमीन ग्रुप लगा दिया। ये बन गया अल्फा अमीनो कीटोन, है ना जी। क्या बन चुका है मैम, अल्फा अमीनो कीटोन बन चुका है। इसको क्या कराना है मैम, इसको कंडेंस्ड कराना है आपको। चलो कंडेंस्ड कराते हैं।
CH3 CH2 CO CH2 CH3, है ना जी। हमने क्या करा दिया मैम, आपने बेसिकली एक मिनट CH2 के बाद में फिर से एक बार आएगा CO, फिर आएगा CH3, ठीक है। फिर हमने क्या कराया मैम, हमने इसको बेसिकली कंडेंस्ड करा दिया। यहाँ पर देखिए CH3CO, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने एक कार्बन यहाँ पर ज्यादा कर दिया, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। यस, अब ये हमारा फाइनल कंपाउंड आ गया। यस, ये हमारा फाइनल रहेगा CH3CO, फिर CH2, फिर COCH3। जैसे ही हमने ये रिएक्शन कराई, हमें क्या मिल जाएगा मैम, हमें बेसिकली हमारा कंपाउंड मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, जो हमने हांस पायरोल में मिला था वो क्या मिला था मैम, सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे इन्होंने मिथाइल लगाया था। इन यहाँ पे भी जो पायरोल मिलेगा उसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, लेकिन उनकी पोजीशन बस बदल जाएगी। तो तुम्हें बस ये आपकी नॉर पायरोल सिंथेसिस में पोजीशन याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। यहाँ पर किस किस पोजीशन में हो जाएगी, आओ बताती हूँ। एक होगी यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे, एक यही रहेगी फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये हमें बेसिकली मिल जाएगा, दैट इज 1 2 3 3,5 डाइमिथाइल पायरोल। क्या रिसीव हो गया हमें मैम, हमें 3,5 डाइमिथाइल पायरोल जो था वो रिसीव हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या रिसीव हो गया हमें, 3,5 डाइमिथाइल पायरोल जो था बेटा वो हमें रिसीव हो गया। ये हो गई नॉर पायरोल सिंथेसिस। नॉर पायरोल सिंथेसिस के बाद एक और होती है, दैट इज पाल-नॉर सिंथेसिस। तो अगली सिंथेसिस हमारे पास हो जाएगी, लिख लो, पाल-नॉर सिंथेसिस। पाल-नॉर सिंथेसिस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये इनफैक्ट जो मैं सिंथेसिस तुमको लेकर आई हूँ ना तुम्हारे लिए, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ लो, ये सब लॉन्ग फॉर्म में तो तुम्हारे काम आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ अगर शॉर्ट नोट आ गए तो तुम्हारी मजे ही हो जाएंगे। तो जितनी भी सिंथेसिस कराई है सबके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। हांस पायरोल हो गया, नॉर पायरोल सिंथेसिस, और उसके अलावा पारनॉल सिंथेसिस, और हमारे पास जितनी भी हमने सिंथेसिस पढ़े हैं सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो पारनॉल सिंथेसिस है ना, ये सबसे ज्यादा अभी तक यूज करा जाने वाला सिंथेसिस है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सिंथेसिस पढ़े उसमें से दिस पारनॉल सिंथेसिस इज द मोस्ट वाइडली यूज सिंथेसिस ऑफ पायरोल। सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। एक बार लिख लेती हूँ मैं इतनी चीज, फिर समझाती हूँ। इज मोस्ट वाइडली used synthesis of pyrrole। ये क्या होता है मैम, ये पायरोल का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिंथेसिस होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है, जिसमें क्या हो जाता है मैम, सबसे पहली बात तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है, जिसमें आपके पास में एक 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड दिया होगा, उस 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का साइक्लाइजेशन हो जाता है। अभी तक का हमारा ये पहला मेथड है पाल-नॉर सिंथेसिस, जिसमें साइक्लाइजेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा, दिस इज द ओनली मेथड इन विच साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। कोई भी 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड आएगा जिसका साइक्लाइजेशन यहाँ हो जाएगा। तो इट इज most widely used synthesis of pyrrole. Here the cyclization of 1,4 dicarbonyl compound क्या हो जाता है यहाँ पर मैम, यहाँ पर 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का बेसिकली साइक्लाइजेशन हो जाता है। किसके साथ हो जाता है, लिख लो, या तो हमारे पास अमोनिया के साथ हो सकता है, या किसके साथ हो सकता है मैम, या तो प्राइमरी अमीन के साथ हो सकता है। किसके साथ हो सकता है मैम, प्राइमरी अमीन के साथ हो सकता है ना। तो ये हमारे पास सिंथेसिस बेसिकली हो जाता है। जैसे कि मैम आप करके दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, करके दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या लेंगे मैम, सबसे पहले कोई भी आर ग्रुप ले सकते हैं, मैं इस बार जनरल रिएक्शन करके दिखा रही हूँ। RCO CH2 फिर CO। अब यहाँ पर क्या लेंगे मैम, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप अपना R' ले लो। हमने जो ऊपर लिया था सेम यही लिया, लेकिन इस बार मैं R लिख रही हूँ, यानी मैं जनरल फॉर्म में रिएक्शन करके दिखा दे रही हूँ। किसके साथ साइक्लाइजेशन होगा मैम, अमोनिया या अमीन ले सकते हो, मैंने यहाँ अमीन ले लिया। हमारे पास क्या बन जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैं जनरल रिएक्शन लिख के बता रही हूँ, इसीलिए आपका पायरोल का कोई ना कोई डेरिवेटिव आपका बन जाएगा।
क्या बन जाएगा मैम, इस रिएक्शन में कोई सा भी पायरोल का डेरिवेटिव जो होगा वो हमें मिल जाएगा। मैंने इसका जनरल फॉर्म आपके लिए लिखा है, एग्जाम्पल आप कोई सा खुद से बनाकर लिख सकते हो, जिसमें हमने बेसिकली कोई कंपाउंड ले लिया, अमोनिया के साथ में इसको साइक्लाइज करवा देना है, साइक्लाइज्ड पायरोल डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। डन, दिस इज पायरोल सिंथेसिस, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिंथेसिस हो गया। तो यहां तक बेटा हमने जितने भी पढ़ लिए सारे के सारे हमारे सिंथेसिस हो गए, यानी किस तरीके से हम पायरोल को बना सकते हैं। तो पायरोल के बेसिक फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए, रेजोनेंस हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, सिंथेसिस डिस्कस कर लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगला क्या बचता है मैम, अगला बचता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। हमारा जो पायरोल है वो किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन दिखाता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बहुत वाइडली दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, अच्छे से समझना मैम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, जो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा मैम, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट होकर के चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं मैम, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा दिखाई जाने वाली रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी सुन लो, हमारे पास क्या होता है मैम, पायरोल होता है। पायरोल जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, पायरोल के साथ में रिएक्शन करके चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कोई जगह चाहिए, हमारे पायरोल में बेसिकली मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पायरोल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन जो देगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो लिख लीजिएगा कि पायरोल के पास क्या होता है, पायरोल कंटेन्स अ लोन पेयर, पायरोल कंटेन्स अ लोन पेयर which makes it electron rich, which makes it electron rich, जिसकी वजह से क्या हो जाता है मैम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। हम लिख देंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन पायरोल। कहाँ अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल मैम, इलेक्ट्रोफाइल पायरोल पे बेसिकली अटैक करता है, एंड गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ESR। क्या देता है हमें मैम, हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसी वजह से आप कह सकते हो कि जो पायरोल है इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, है ना, और इजीली ये रिएक्शन दे सकता है। हम लिख सकते हैं एंड दिस इज व्हाई, या ऐसे लिख लो, पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन and hence gives electrophilic substitution reaction faster than benzene। कैसे देगा मैम, बेंजीन से भी फास्ट हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। अच्छा ऐसा होता क्यों है, ये भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये हमारे पास रहा बेंजीन, ठीक, ये हमारे पास क्या रहा मैम, ये हमारे पास रहा पायरोल। अब पायरोल में हमारे पास नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से क्या होगा मैम, लोन पेयर के साथ डीलोकेलाइजेशन होगा। अब बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर हमारा जो पायरोल है वो बेंजीन के कंपैरिजन में और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, केवल पाई पाई डीलोकेलाइजेशन है, जिसकी वजह से बेंजीन पायरोल से ज्यादा स्टेबल होता है और रिएक्टिव कम होता है। क्योंकि पायरोल ज्यादा रिएक्टिव है, ड्यू टू बीइंग मोर रिएक्टिव, ये क्या करेगा मैम, ये तुरंत इलेक्ट्रोफाइल के साथ में इजीली रिएक्शन कर देगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाएगा, बस उसी एक लोन पेयर की वजह से, है ना। तो ये सवाल आपका आ सकता है, अगर आया तो ये दो लाइन है, ये रीजन बता देना, ये लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एक दो एग्जाम्पल बता देना। एग्जाम्पल जैसे ये लो, पहला एग्जाम्पल हमारे पास हो गया नाइट्रेशन। अब मैम बता दीजिए हमें नाइट्रेशन कैसे करवाना होता है। मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखवाऊंगी, डायरेक्टली मैं आपको रिएक्शन लिखवाऊंगी, उसकी जितनी भी थ्योरी होगी वो आप लोग खुद लिख लीजिएगा। जैसे हम किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पायरोल की, तो ये देखो, ये हमने ले लिया पायरोल। करवा क्या रहे हैं मैम, पायरोल का आप नाइट्रेशन करवा रहे हो, यानी किसके साथ रिएक्शन करवा दें, इसकी रिएक्शन हम
बेसिकली CH3COO के साथ करवा देते हैं। चलो जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन करा दी हमारे पास क्या मिल जाएगा मैम, जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन करा दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पायरॉल की सेकंड पोजीशन पे होता है। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, यानी सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप आकर के ऐड हो जाएगा। यानी इसका नाम क्या हो गया मैम, इसका नाम हो गया 2-नाइट्रोपायरॉल। क्या नाम हो गया इसका मैम, इसका नाम हो गया 2-नाइट्रोपायरॉल। याद रखना जब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा ये हमेशा सेकंड पोजीशन पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यानी हमारे पास बन जाएगा 2-नाइट्रोपायरॉल। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ नाइट्रेशन। तो ये तो हमारे पास हो गया नाइट्रेशन वाली बात। नाइट्रेशन के अलावा मैम और कौन सी रिएक्शन दिखाता है बेटा, और भी रिएक्शन दिखाता है, जैसे जैसे हमारे पास आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब भाई फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसी रिएक्शन है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। हमने ले लिया एक पायरॉल, हमने क्या ले लिया मैम, आपने बेसिकली एक पायरॉल ले लिया। अब इसकी क्या करानी है हमें, असाइलेशन। हमेशा याद रखिएगा असाइलेशन कराते टाइम CH3COCl ले लेते हैं। हमने क्या करा है मैम, जब जब आप असाइलेशन कराओगे तो आपने CH3COCl ले लिया, या कोई और भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे कि ये ना लेना हो तो कुछ और भी ले सकते हो, जैसे CH3C डबल बॉन्ड हो, OCOCH3, ऐसा भी कुछ ले सकते हो। तो बेसिकली हमें असाइलेशन करवाना है। जैसे ही हम इसका असाइलेशन करवाएंगे यहाँ पे क्या होगा मैम, सेकंड पोजीशन पे असाइलेटेड ग्रुप आपको रिसीव हो जाएगा। यानी हमें सेकंड पोजीशन पे क्या रिसीव हो जाएगा, हमें COCH3 वाला जो ग्रुप है वो रिसीव हो जाएगा। बाकी ये जो ग्रुप है वो इसकी क्लीवेज हो जाएगी, क्लीवेज होके तुरंत ये निकल जाएगा और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ा मैम, सेकंड पोजीशन पे COCH3 बेसिकली हमारे पास में जुड़ चुका है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। थ्योरी कैसे लिखोगे, आप बोल सकते हो इन द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन this compound when reacts with the pyrrole then it attach as an electrophile on the second position of pyrrole and the final product is ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के जैसे ही एक और रिएक्शन होती है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऐसे ही एक और रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक बार वो भी देख लो जरा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसी होती है। सेम है, असाइलेशन के जैसी होगी, बहुत जरा सा मामूली सा फर्क होता है, बस अटैक सभी को सेकंड पोजीशन पर ही होना है। तो ये आपके लिए सबसे इजी रिएक्शंस है, बस जाकर के सेकंड पोजीशन पे जोड़ दो। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर लेना क्या है, प्रेजेंस किसकी लेनी है बस, और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अगर आप अल्काइलेशन की बात करोगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट जुड़ जाएगा जिसमें CO वाला ग्रुप अटैच ना हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल ही करा देती हूँ, लेट मी डू एन एग्जांपल, और वो जो एग्जांपल होगा वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल है बेटा हमारे पास रेमर-टेमैन रिएक्शन, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लेट्स डू दिस एग्जांपल, रेमर-टेमैन रिएक्शन। रेमर-टेमैन रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने क्या लिया मैम, सबसे पहले तो आपने पायरॉल ले लिया। पायरॉल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है मैम, क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CHCl3 के साथ हमने ये रिएक्शन कराई। अब ये रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में मैम, किसी भी बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी। चलो जी, हो गई किसी भी बेस के प्रेजेंस में। अब क्या जुड़ जाएगा मैम, पायरॉल एज इट इज था, सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, सेकेंड पोजीशन पे मैम एल्डिहाइड आकर के जुड़ जाएगा। यानी ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सेकेंड पोजीशन पे एल्डिहाइड जुड़ा, जैसे ही हमने CHCl3 और बेस के साथ रिएक्शन कराई, इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको रेमर-टेमैन रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी मैम, ये हमारे पास हो गई रेमर-टेमैन रिएक्शन। ऐसी ही एक और रिएक्शन होती है, वो भी देख लो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, चलिए समझते हैं सल्फोनेशन में क्या होगा मैम। सल्फोनेशन में भी आपको पायरॉल लेना है। चलिए हमने क्या ले लिया मैम, आपने पायरॉल ले लिया है, ओके जी, पायरॉल ले लिया। अब पायरॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं मैम, पायरॉल की रिएक्शन बेसिकली आप सल्फोनिक एसिड के साथ में करा दीजिए। यानी हमने SO3H के साथ में इसकी रिएक्शन कराई। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन SO3H के साथ में कराएंगे, याद रखिएगा यहाँ पर प्रेजेंस हमें बेस की लेनी, पेरिडीन की लेनी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी, क्या मिल जाएगा मैम, कुछ भी नहीं, बस सेकेंड पोजिशन पे अपना SO3H ग्रुप हमारा जो है वो जुड़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ मैम, सेकेंड पोजीशन पे SO3H हमारा जुट गया। ये क्या हो गए मैम, ये हो गई कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरॉल।
जो हमारा पायरोल है वो किस किस प्रकार के कुछ हमें मेडिसिनल यूजेस दिखाता है मैम, वो बता दीजिएगा। समझिए, पायरोल डेरिवेटिव जैसे टॉलमेटिन हो गया, केटोरोलैक हो गया, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के जैसा काम करते हैं। तो लिख लो। अब जिन जिन मैं ड्रग्स का नाम लूंगी उनको हाईलाइट कर देना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ड्रग क्या हो गया, याद रखिएगा, आप हमारे कुछ पायरोल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। पहला ड्रग हो गया टॉलमेटिन, दूसरा हो जाएगा कीटोरोलैक। कीटोरोलैक तो याद रखना है आपको कि पायरोल डेरिवेटिव सच एज टॉलमेटिन एंड कीटोरोलैक बिहेव्स एज एन anti-inflammatory drugs। है ना, ये कैसे बिहेव करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के जैसे बेसिकली बिहेव करते हैं। उसके अलावा मेनी पायरोल ब्रॉड कंपाउंड्स जो होते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिखाते हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की तरह। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा क्या होता है मैम, जितने भी पायरोल और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं बहुत सारे सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट भी बिहेव करते हैं। तो आप लिख सकते हो हमारे जितने भी पायरोल उसके डेरिवेटिव होते हैं वो सिंथेसिस, बहुत सारे सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं। उसके अलावा लिख दीजिए तो बेटा ये हमने ले लिए कुछ मेडिसिनल यूजेस जो कि आपके पायरोल के हैं। अगर आ जाता है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप एक दो एड ऑन कर सकते हो अपनी मर्जी से। पायरोल डेरिवेटिव जैसे टॉलमेटिन और केटोरोलैक हो गया, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के जैसा बिहेव करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी पायरोल डेरिवेटिव होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे अटैक कर बिहेव कर सकते हैं। उसके अलावा पायरोल के डेरिवेटिव जितने भी होते हैं ना वो बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट बिहेव कर सकते हैं। और पायरोल और उसके बहुत सारे डेरिवेटिव का यूज हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा डाइज में, परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इसका यूज होता है। ये सारे हमारे पास कुछ कुछ मेडिसिनल यूजेस हैं जहां पर आपका पायरोल पाया जाता है, यानी पायरोल का यूज किया जाता है। तो चलिए, दैट इज ऑल अबाउट द पायरोल। अब सेम चीजें हम और एक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और वो हमारे पास कंपाउंड है फ्यूरान। ठीक है, सेम हम एक और कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी चीजें हमने पायरोल के बारे में डिस्कस की ना वैसे ही कुछ कुछ चीजें हैं अब हम फ्यूरान के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो फ्यूरान का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है मैम, बिल्कुल पायरोल के जैसे ही होता है, बस यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है एज अ हेट्रो एटम। तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि फ्यूरान इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जहां पर एज अ हेट्रो एटम हम किसका यूज कर रहे होते हैं मैम, ऑक्सीजन का यूज कर रहे होते हैं। दूसरी चीज की ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड दिया है कैसा है, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। हालांकि आपका पायरोल भी एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक होगा, उसमें भी पॉइंट लिख लीजिएगा अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो।
इंपॉर्टेंट है, याद से लिख लेना कि पायरोल, फ्यूरान ये सब कैसे हैं मैम, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। जो आपका कार्बन एटम होता है फ्यूरान में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो मैम ये तो हमें पता था, इसमें नई बात क्या है, चलो नई बात भी बता देती हूँ। कार्बन एटम कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन याद रखना आप जो आपका ऑक्सीजन एटम होता है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ से एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है तुमको, जो ऑक्सीजन एटम होता है वो कैसा होता है मैम, ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड जो यहाँ पर कार्बन एटम लगा है वो कैसा होगा मैम, वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ही होगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेजोनेंस के बारे में कि मैम किस तरीके से ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स जो है हमें वो दिखाता है। आ जाओ बच्चे, हम इसके रेजोनेंस फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फ्यूरान, ये रहा हमारे पास फ्यूरान, ये कुछ इस तरीके से बना है। अब क्या होगा मैम, ऑब्वियस सी बात है, इसका लोन पेयर जो है वो यहाँ डिलोकेलाइज करेगा, इसका बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ डिलोकेलाइज करेगा। देखो क्या बना, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एज इट इज दे दो, ये बॉन्ड यहाँ डिलोकेलाइज करा, निगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज करा, ये इधर आ गया। अब क्या होगा मैम, अब निगेटिव चार्ज इधर डिलोकेलाइज करेगा, बॉन्ड इधर डिलोकेलाइज करेगा। तो देखो ऑक्सीजन एज इट इज, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, बॉन्ड एज इट इज, निगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज करा, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड डिलोकेलाइज करा, निगेटिव चार्ज बनाया। अब निगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये एज इट इज कर देते हैं, ऑक्सीजन एज इट इज, चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज करा, बॉन्ड जो है वो यहाँ डिलोकेलाइज कर चुका है। ठीक है भाई, अब क्या आएगा मैम, अभी भी बहुत इजीली हो जाएगा। ये देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज करेगा और ये बॉन्ड यहाँ डिलोकेलाइज करेगा। देखिए क्या बना, जैसे ही चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज करा बॉन्ड बन गया, ये जैसे ही डिलोकेलाइज करा हमारे पास ये इधर ये आ गया। चलिए अब आगे क्या होगा मैम, ये वाला चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज करेगा, बॉन्ड यहाँ डिलोकेलाइज करेगा। जैसे ही ये डिलोकेलाइजेशन खत्म हुआ देखो क्या मिलेगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज था, ये निगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ डिलोकेलाइज करेगा एक बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जैसे ही बॉन्ड यहाँ डिलोकेलाइज करेगा यहाँ लोन पेयर वापस आ जाएगा। ये फ्यूरान था, ये फ्यूरान था, एज इट इज फ्यूरान मिल गया। बीच में हमें क्या मिले मैम, बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया, 1 2 3 4 5, क्या मिल रहा है मैम, 5 हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए। यहाँ पर लिख सकते हो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ रिसीव हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमने क्या कर लिया मैम, ये आपने बता दिया किस तरीके से हमारे पास फ्यूरान के केस में रेजोनेंस दिखाया जाएगा। ऐसे ही हमने पायरोल का भी केस डिस्कस किया था, ऐसे ही हमने फ्यूरान का भी केस डिस्कस कर लिया। बेसिक चीजें भी डिस्कस कर ली, रेजोनेंस भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। चलिए मैम अब आप हमें ये बता दीजिए किस तरीके से फ्यूरान में सिंथेसिस होगी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। और फ्यूरान की सिंथेसिस कई बार रिपीट की गई है। चलो अब हम सिंथेसिस पढ़ते हैं, और बेटा जो सबसे पहली सिंथेसिस है दैट इज पालनॉर सिंथेसिस। मैम पालनॉर सिंथेसिस तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाई थी, यस, जो हमने पढ़ी थी वो पायरोल के लिए थी। अब ये जो पालनॉर सिंथेसिस है वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, फ्यूरान के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। पालनॉर सिंथेसिस में क्या था भाई, अभी जो तुम्हें मैंने पालनॉर सिंथेसिस बताई थी उसमें क्या था मैम, उसमें भी बेसिकली हमारे पास सिंथेसाइज हो रहा था कंपाउंड रेजोनेटिंग फॉर्म के बाद। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ सबसे पहले हम क्या ले लेंगे मैम, सबसे पहले आपने कीटो फॉर्म के बेसिकली कंपाउंड ले लिए। यहाँ हमने कीटो फॉर्म साइक्लाइज लिया है, वहां हमने नॉन साइक्लाइज लिया था, यानी खुला साइक्लिक चेन ली थी हमने। डन, यहाँ कीटो फॉर्म ले लिया। अब इसी कीटो फॉर्म को क्या मैं फिनॉल में या इनोल फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ। यस मैम, ये रहा कीटो फॉर्म, आप इसी को इनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे बताओ मैम, यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, ये मिथाइल मिथाइल एज इट इज रहेंगे, बॉन्ड आपके कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी को मैंने कौन से फॉर्म में शिफ्ट कर दिया मैम, ये आपका जो फॉर्म था ये कीटो फॉर्म था, इसी कीटो को आपने यहाँ पर इनोल फॉर्म में शिफ्ट कर दिया है ना। ये कीटो और इनोल फॉर्म में हमने शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही इनोल फॉर्म में शिफ्ट हुआ, हम इसकी रिएक्शन किसी ऑक्साइड मान लेते हैं P2O5 के साथ कराई, और वो भी हीट के साथ, तो क्या बन जाएगा मैम, इमीडिएटली हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। और वाटर रिमूव होते ही कन्वर्जन किस में हो जाएगा, वाटर जैसे ही हमारे पास रिमूव होगा तुरंत फ्यूरान बन जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया। देखो एक बार देख लो किस तरीके से रिमूव होगा। ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ मैम, यहाँ से बेसिकली आपका जो था
वाटर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ, बीच में क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, जिसका यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लाइज फॉर्म में हमें फ्यूरान मिल गया, है ना। ये सिंथेसिस क्या होती है मैम, दिस इज पालनॉर सिंथेसिस। चलिए, अब एक सिंथेसिस तो हमारी फिक्स हो गई है, दैट इज पालनॉर सिंथेसिस। इसके जस्ट बाद जो सिंथेसिस आएगी दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो पालनॉर सिंथेसिस के बाद जो हमारी अगली सिंथेसिस है वो कौन सी है मैम, अगली सिंथेसिस है फॉर्म फरफ्यूरल। तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया होगा फरफ्यूरल टाइप का, तो उससे किस तरीके से फ्यूरान मिलेगा ये बता दीजिए। और ये वाली जो सिंथेसिस है फरफ्यूरल वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है। तो देखो भाई, फरफ्यूराल का सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल फ्यूरान के जैसा ही होता है बेटा, बस एक छोटा सा फर्क होता है कि यहाँ CHO ग्रुप लगा होता है। ये क्या हो जाता है मैम, ये फरफ्यूराल होता है, इसको मैं लिख देती हूँ। ये क्या हो जाता है मैम, ये हमारा फरफ्यूराल हो गया। इसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की जाती है, यानी Ag2O के साथ हाई टेम्परेचर पर बेटा इसकी रिएक्शन होती है, और जैसे ही इसको रिएक्ट कराया जाता है हमें इमीडिएटली क्या बन जाता है मैम, फरफ्यूराल से इमीडिएटली हमारे पास फ्यूरान बन गया। बस सिल्वर ऑक्साइड के साथ में हमने रिएक्शन कराई हाई टेम्परेचर पर। याद रखना CO ग्रुप का यहाँ पर डीकार्बोनिलेशन हो जाता है। CO ग्रुप के रिमूवल को डीकार्बोनिलेशन भी कहा जाता है। डीकार्बोनिलेशन मतलब मैम ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका रिमूवल हो रहा है, ये बन गया डीकार्बोनिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है मैम, डीकार्बोनिलेशन हुआ, फरफ्यूराल से फ्यूरान हमारे पास बन गया। ये हमारे पास थी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी सेकेंड सिंथेसिस ये हो गई। उसके अलावा फ्यूरोइक एसिड होता है बेटा एक, फ्यूरोइक एसिड से भी हम इजीली बना सकते हैं। देखो कैसे, मैं बना के दिखाती हूँ। फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ है ही नहीं इन रिएक्शन में। फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड, अब जिस बच्चे को फ्यूरोइक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है भाई, वो बच्चा तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। अच्छा, फरफ्यूरल का फॉर्मूला लिखना, उसके नीचे लिख देना क्या होता है, सेम ऐसा ही फ्यूरोइक एसिड होता है। देखो क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर सब कुछ सेम, इसी पोजीशन पे COH की जगह हमने COOH लगा दिया, इसका नाम होता है फ्यूरोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका मैम, दिस इज कॉल्ड फ्यूरोइक एसिड। ठीक है जी, सिर्फ CHO लगा था तो फरफ्यूराल था, COOH लग गया, क्या बन गया, फ्यूरोइक एसिड बन गया। इसकी हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हमें क्या बन जाएगा मैम, इमीडिएटली आपको फ्यूरान का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। ये वाला जो CO2 है ना, वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फ्यूरान का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ बाहर क्या निकल रहा था, सिर्फ एक CO निकल रहा था, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन कम भी तो था, यहाँ हमने एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, CO2 बाहर निकल गया। बहुत इजी सा है, चाहो तो फरफ्यूराल से बना दो, चाहो तो फ्यूरोइक एसिड से बना दो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम, दीज आर सम काइंड ऑफ द सिंथेसिस की किस तरीके से हम कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब सिंथेसिस के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाता है मैम, सिंथेसिस के बाद हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्यूरान की कुछ केमिकल रिएक्शंस की। फ्यूरान किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस दिखाता है बताइए मैम। फ्यूरान जो होता है वो हमारे पास कैसे नेचर का पाया जाता है, एरोमेटिक नेचर का पाया जाता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था पायरोल भी एरोमेटिक नेचर का है, जिसकी वजह से पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा था। बेटा फ्यूरान जो भी है ना आपका, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्यूरान कैसा होता है मैम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि ये हमारे पास एरोमेटिक होता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं मैम, बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा नाइट्रेशन, अभी अभी हमने नाइट्रेशन पढ़ा था बेटा, उसके केस में फिर से नाइट्रेशन देख लेते हैं। फिर से मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी, मैं सीधा रिएक्शन लिखवाऊंगी, थ्योरी खुद से लिखनी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूरान, ये आ गया मैम आपका फ्यूरान। बता दीजिए किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, अभी जिसके साथ करवाई थी उसी के साथ करवा लो। हम करवा लेते हैं CH3COONO2 के साथ। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ भी सेकंड पोजीशन पर ही अटैक होता है, सेकंड पोजीशन पर ही अटैक हुआ, ये हमें मिल गया फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज 2 नाइट्रोफ्यूरान। क्या मिल गया मैम हमें,
टू नाइट्रोफ्यूरान जो है वो यहाँ पर मिल चुका है, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो मिला। डन, ये समझ में आया नाइट्रेशन में कैसे हुआ, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पे। मैम ये भी आप करवा चुके हो, बिल्कुल करवा चुके हैं, फ्यूरान भी फिर से सेम रिएक्शन दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बता दो क्या कर लेंगे मैम, सबसे पहले आप फ्यूरान ले लीजिए। देखो बेटा ले लेते हैं फ्यूरान। अब फ्यूरान की रिएक्शन देखो, पिछली बार जब हमने फ्रीडल क्राफ्ट करवाई थी तो किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, देखिएगा जरा मैम, ये आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई है, आपने इसके साथ रिएक्शन कराई थी, ये वाला आपने कंपाउंड लिया था। हम फिर से क्या करेंगे मैम, फिर से आप यही वाला कंपाउंड ले लो, किसके साथ में मैम, CH3COO, हमारे पास क्या होगा OCOCH3, है ना जी। हमारे पास क्या जुड़ जाएगा जैसे ये रिएक्शन करेंगे मैम, जैसे ही आपकी ये रिएक्शन होगी ये फ्यूरान आपका एज इट इज आ जाएगा और COCH3 यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा मैम, बेसिकली COCH3 हमारे पास यहाँ आकर जुड़ जाएगा, है ना जी। फाइनली हमारे पास क्या बन गया मैम, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है मैम, उसके अलावा ये हैलोजिनेशन दिखा सकता है, लेट्स से कि ये ब्रोमिनेशन दिखाएगा। अगर बेटा इसमें ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होगी तो देखो क्या होता है, अगर ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा तो एक बार ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा मैम, देखिए यहाँ पे आपने बेसिकली ले लिया फ्यूरान, है ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, किसी हैलोजन के साथ करानी है, तो किसकी प्रेजेंस में लेंगे मैम, आप ये रिएक्शन हमेशा डाइऑक्सेन की प्रेजेंस में लेंगे। तो जैसे ही हम डाइऑक्सेन और ब्रोमीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे हमें क्या मिलेगा मैम, सेकेंड पोजीशन पे आपको ब्रोमीन एटम लगा हुआ मिल जाएगा, यानी ट्रू ब्रोमोफ्यूरान हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्या हो गई मैम, ये हमारे पास हो गई ब्रोमिनेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है। रिडक्शन में क्या होता है मैम, फ्यूरान जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। भाई रिडक्शन होता किस प्रकार से है, पहले तो हमें ये बता दीजिए। जब भी हम हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें, थर्मल एनर्जी या बेसिकली केमिकल एनर्जी किसी भी के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आपका फ्यूरान का रिडक्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या ले लिया मैम, आपने फ्यूरान ले लिया, हाइड्रोजन के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं, लाइट की यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंस ले रहे हैं। लाइट के अलावा आप चाहो तो हीट की भी प्रेजेंस यहाँ पर ले सकते हो। तो उसके अलावा हमने कोई कैटलिस्ट ले लिया, लेट्स से निकल हमने एज अ कैटलिस्ट ले लिया, तो जैसे ही हमारा फ्यूरान है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, फ्यूरान रिड्यूस होके टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बॉन्ड्स गायब हो जाएंगे। इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसको शॉर्ट में हम THF बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, THF बोल देते हैं। तो ये हमारा रिड्यूस होके फ्यूरान जैसे ही रिड्यूस होगा THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। चलो फाइनली इतनी सारी रिएक्शन के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेडिसिनल यूजेस की तरफ, यानी जो हमारा फ्यूरान है वो किस किस प्रकार के मेडिसिनल यूजेस दिखाता है मैम, अब आप हमें ये बता दीजिए। तो देखो बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस दिखाता है, जैसे कि लिखते हैं मैम, ये बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस दिखाता है, जैसे कि मैम जैसे ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह, इसको कैसे यूज किया जा सकता है मैम, एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह इसका यूज कर सकते हो। यानी अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो एंटी डिप्रेशन जो भी देता है उसमें हमारा फ्यूरान मिला होता है। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट की तरह आप इसका यूज कर सकते हो, मसल रिलैक्सेंट हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, इन सभी जगह आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव में भी फ्यूरान का यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसका यूज एंटी हाइपरटेंसिव के लिए भी किया जाता है। ये तो बहुत सारे मेडिसिनल फील्ड्स हो गए जहां हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपका जो फ्यूरान है इसका यूज किसी सॉल्वेंट के रूप में भी किया जाता है, तो लिख दीजिएगा कि किसी भी सॉल्वेंट के रूप में हम अपना फ्यूरान का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा it is used for the production of stabilizers, for the production of chemical stabilizers। जितने भी chemical stabilizers हैं उनके प्रोडक्शन के लिए भी हम फ्यूरान का काफी ज्यादा यूज करते हैं। बेटा ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम के हैं, इनको जरूर से व्हाट्सएप या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर तुम एज इट इज लिख कर आते हो, ट्रस्ट मी
काफी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्योरान। मैम आपने फ्योरान के बारे में सब बता दिया। चलो आखिरी एक और कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, दैट इज थायोफिन। उसके बाद हमारा ये पूरा लेक्चर, ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। आपके पास फ्योरान आए, थायोफिन आए, पायरोल आए, तुम सबके लिए रेडी रहोगे। बस लास्ट हमारे पास बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। क्या बचा है लास्ट मैम? आपके पास लास्ट बचा है थायोफिन। चलो थायोफिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैम? कुछ इस प्रकार से थायोफिन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से थायोफिन का यहाँ पर क्या होता है मैम? इस प्रकार से थायोफिन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। क्या होती है मैम? ये भी 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। जैसे अभी तक हमने 2 पढ़े सेम वैसी ही इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है मैम? यहाँ पर भी याद रखने वाली बात ये है कि ये वाली जो है कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ कार्बन एटम कैसा होता है मैम? यहाँ जो कार्बन एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इनफैक्ट सल्फर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। इसकी डिस्कवरी बेटा एक साइंटिस्ट थे विक्टर मेयर नाम के, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो आप लिख सकते हो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विक्टर मेयर। विक्टर मेयर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया मैम? जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो इसको विक्टर मेयर ने क्या किया था मैम? डिस्कवर किया था। चलिए अब हम फाइनली इसके किसके बारे में बात कर लेते हैं मैम? रेजोनेंस के बारे में। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये होता कैसा है मैम? ये एरोमेटिक होता है। जितने भी अभी हमने कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे कैसे होंगे मैम? एरोमेटिक होते हैं नेचर में। चलो अभी फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके रेजोनेंस के बारे में, यानी किस तरीके से ये रेजोनेंस दिखाता है। जैसे अभी मैंने तुम्हें पायरोल का बताया, जैसे फ्लोरान का बताया, सेम वैसा रेजोनेंस ये भी दिखाता है। आ जाओ एक बार फिर से समझ लो। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको पहले नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो, मौका है तुम्हारे पास। क्या होगा मैम? ये लोन पेयर यहाँ डीलोकेलाइज करेगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ डीलोकेलाइज करेगा। देखो जैसे ही हमारे पास लोन पेयर ने डीलोकेलाइज किया, यहाँ पर क्या हो गया मैम? यहाँ पर बॉन्ड आ गया, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही बॉन्ड पेयर ने डीलोकेलाइज किया, निगेटिव। याद रखना जब लोन पेयर या चार्ज डीलोकेलाइज करता है तो बॉन्ड आता है, बॉन्ड डीलोकेलाइज करता है तो चार्ज आता है। अब देखो क्या होगा, अब ये चार्ज डीलोकेलाइज करेगा यहां और ये बॉन्ड डीलोकेलाइज करेगा यहां। ये एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज। चार्ज डीलोकेलाइज करा, बॉन्ड बन गया है ना, और बॉन्ड डीलोकेलाइज करा, यहाँ पर चार्ज बन गया। फिर से देखो क्या होगा मैम? फिर से ये चार्ज यहाँ डीलोकेलाइज करेगा और ये बॉन्ड यहाँ डीलोकेलाइज करेगा। देखिएगा जरा, ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? देखिए यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा। अब ये यहाँ पर इमीडिएटली आ गया, ये इधर आ गया है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यस यस, ये यहाँ पर जा चुका है और हमारे पास यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर एक बॉन्ड है ना। अब क्या होगा मैम? बेसिकली अब यहाँ पर रुको, फिर से बनाते हैं। ये रहा हमारे पास सल्फर। यहाँ पर क्या हुआ मैम? यहाँ पर निगेटिव चार्ज हमारे पास आ गया था। जैसे ही ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा हमारे पास क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ आया, ओके, बॉन्ड वहां पर शिफ्ट होगा, यानी यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस, यहाँ पर क्या आ गया मैम? यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। अभी देखो, अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा मैम? यहाँ पर। देखिए जरा ध्यान से, सल्फर यहाँ ये रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड अभी भी यहीं पर है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैम यहाँ पर फिर से ये वाला जो निगेटिव चार्ज था वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पर सल्फर आ गया और एज इट इज हमें थायोफिन का स्ट्रक्चर मिल गया। बीच में कितना मिला मैम? बीच में आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिसीव हो जाते हैं। हमें क्या रिसीव हो गया बीच में मैम? बीच में आपको यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो थे वो रिसीव हो गए। दिस इज द रेजोनेंस फॉर्म ऑफ व्हाट मैम? ये रेजोनेंस फॉर्म हो गया थायोफिन का। चलो अब इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे देखिए, देयर आर मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज थायोफिन की। एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान से सुन लेना। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और वो भी नॉर्मल नहीं, कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में आता है। और दूसरी चीज, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। ये सेम चीज मैंने तुम्हें पायरोल के बारे में भी बताई थी। तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या होगा मैम, सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये जो है वो हमारा कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। चलिए अभी फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ थायोफेन के बारे में, यानी जो हमारा थायोफेन है ये किस तरीके से सिंथेसाइज किया जा सकता है मैम, इसके बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले इसको सिंथेसाइज सोडियम सक्सीनेट की हेल्प से भी कर सकते हैं, यानी पहला मेथड होगा फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट का मेथड इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सोडियम सक्सीनेट होता क्या है मैम, देखिए यहाँ पर आपका आ गया CH2, इधर भी आ गया CH2, सोडियम एटम अवेलेबल होगा COO के साथ, ये देखो COONA। इसको क्या बोलते हैं मैम, ये हमारे पास सोडियम एसीटेट हो जाता है, किसी सल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। लेट अस सपोज P2S3 ले लेते हैं, हीट के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, इमीडिएटली हमारे पास क्या बन जाएगा, थायोफिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ मैम, थायोफिन का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया है ना। तो ये रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई मैम, ये सोडियम सक्सीनेट के साथ आपने रिएक्शन करे। तो जैसे ही सोडियम सक्सीनेट के साथ रिएक्शन हुई हमारा बन क्या गया, सीधी सी बात है मैम, थायोफिन का फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा सेम ऐसा ही आप बना सकते हो एन ब्यूटेन के साथ भी, सेम ऐसा ही आप बना सकते हो एन ब्यूटेन के साथ, लिख लो फ्रॉम एन ब्यूटेन। अच्छा नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है मैम, कैसा बच्चों जैसा सवाल पूछ रहे हो आप, देखिए भाई CH2 और इधर दोनों साइड क्या होगा मैम, इधर दोनों साइड हमारे पास CH3 होगा। जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास क्या होगा, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, इसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करवाना है। यहाँ पर याद रखना हमेशा साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रही वो साइकिल, किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, इमीडिएटली हमारा थायोफिन का फॉर्मेशन हो चुका है। और यहाँ से हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस निकल जाएंगी। सल्फर 4 लिए हैं, एक इधर हो गया, 3 ये ले लो, डन। हमारे पास किससे बन गया मैम, थायोफिन बन गया हमारा एन ब्यूटेन से। ठीक है जी, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा एक और सिंथेसिस आती है, दैट इज पालनॉर सिंथेसिस। पालनॉर सिंथेसिस मैंने तुम्हें हर जगह बताई है और ये सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रहती है, सारी याद रख लेना है आपको। पालनॉर सिंथेसिस में क्या होगा मैम, एनहाइड्राइड लीजिए जैसा आप हर बार लेते हो, चलो भाई ले लेते हैं जैसा हमने हर बार लिया वैसा फिर से हम एनहाइड्राइड ले लेते हैं, COOCH3। क्या ले लिया मैम आपने, ये एनहाइड्राइड ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सेम बेटा सल्फाइड के साथ हमने रिएक्शन कराई, हीट की प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा मैम, इमीडिएटली आपको थायोफिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, इधर भी एक मिथाइल लगेगा, इधर भी क्या लगेगा मैम, एक मिथाइल लगेगा। ठीक है, सेम ऐसा हमने पालनॉर सिंथेसिस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए थायोफिन के, जैसे हमने अभी सोडियम वाले एटम से बनाया, सोडियम सक्सीनेट से, देन एन ब्यूटेन से, देन हमारा पालनॉर सिंथेसिस हो गया। अब हम देख लेते हैं बेटा कि किस तरीके की ये केमिकल रिएक्शन शो करता है। नाउ वी विल सी कि किस प्रकार की ये केमिकल रिएक्शंस शो करेगा। देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमें क्या दिखाता है, इट ऑलवेज शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लीजिएगा, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। कैसा होता है नेचर में मैम, हमें ये चीज पता है कि ये जो होता है ना, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। अब क्योंकि ये नेचर में कैसा होगा मैम, क्योंकि ये नेचर में हमारा एरोमेटिक होता है, बट ये जो है वो पायरोल और फ्यूरान के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, बट लेस रिएक्टिव। पायरोल और फ्यूरान के कंपैरिजन में क्या होता है मैम, उसके कंपैरिजन में ना ये काफी ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। हेंस क्या शो करता है, शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीधी सी बात हो गई। ये भी हमें क्या दिखाएगा मैम, ये भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो जैसे हम अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वैसे ही फिर से पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा मैम, पहला हमारे पास जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रेशन हो जाएगा। बताओ भाई नाइट्रेशन किस प्रकार का होता है मैम, सबसे पहले तो ये आपका आ गया, सॉरी थायोफिन हम पढ़ रहे हैं ना,
ये हमारे पास क्या आ गया मैम, ये आ गया हमारे पास थायोफिन। जैसे इसकी इसका नाइट्रेशन करा दोगे, लेट अस सपोज आप HNO3 ले लो किसी भी एसिड के साथ, लेट अस सपोज कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ले रहे हैं, फिर से सेकंड पोजीशन पे आएगा। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा मैम, नाइट्रो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। अब तक तो तुमको ये रिएक्शन याद भी हो गई होंगी, हम इतनी बार कर चुके हैं। कैसी रिएक्शन हो गई मैम, ये नाइट्रेशन हो गई। नाइट्रेशन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन के अलावा मैम आप सल्फोनेशन कर सकते हो। बता दो जरा सल्फोनेशन में क्या होगा मैम, ये भी रिएक्शन काफी इजी है। हमने यहाँ पर क्या लिया, थायोफिन लिया। अब जरा मुझे ये बताओ सल्फोनेशन में प्रेजेंस किसकी लेंगे मैम, एसिड ले लो कोई सा, बेसिक सी तो चीज है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस ले ली। जैसे ही हमने इसकी प्रेजेंस ली हमें क्या मिल जाएगा मैम, यहाँ सेकेंड पोजिशन पे सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड आ गया, सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई। दिस इज सल्फोनेशन, दिस इज नाइट्रेशन। आगे हमारे पास क्या कर लेंगे मैम, आ गया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी देख लीजिए। एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं क्या मैम, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। आ जाओ बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी देख लेते हैं। आप देखो उसमें क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में भी हमने सबसे पहले तो क्या ले लिया मैम, थायोफिन ले लिया। थायोफिन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, याद रखना थायोफिन की रिएक्शन हमने CH3CO, इधर लेट अस सपोज कोई ना कोई हैलाइड ले लिया। अगर जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हमें क्या मिलेगा मैम, हमारे सेकंड पोजीशन पे COCH3 आ जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ये कैसे हो गया मैम, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के थ्रू ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो दीज आर सम केमिकल रिएक्शन जिसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें पर्टिकुलरली हमने ये पढ़ा। इसके अलावा आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी देख सकते हो, आप रिडक्शन भी देख सकते हो, आप हेलोजनेशन भी देख सकते हो। सारे रिएक्शन सेम होंगे। एडिशन हमेशा याद रखिएगा सेकंड पोजीशन पे होगा। थायोफिन में भी, फ्यूरान में भी, पायरोल में भी, सब में सब्स्टिट्यूशन जो होगा आपका सेकंड पोजीशन पे ही होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपकी। उसके अलावा अब हम फाइनली देख लेते हैं अपनी आज के लास्ट हेडिंग आज के क्लास की, मेडिसिनल यूजेस। बेटा आई नो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्लास पढ़ ली तो पूरे 10 नंबर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और सब कुछ एक ही जगह आपको मिल रहा है। 1.5 में करके देख लेना, आधे घंटे में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। चलो मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लिखिए, कहाँ यूज किए जाते हैं मैम, मेडिसिन में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। उसके अलावा यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट के रूप में इनका काफी ज्यादा यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे किस एजेंट के रूप में इनका यूज होता है, जो थायोफिन और उसके डेरिवेटिव का एंटी कैंसर एजेंट में। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की शिकायत है और आपको अगर एंटी एस्थमेटिक दवाई मिल रही है, उन दवाइयों में भी सबसे ज्यादा थायोफिन का यूज होता है। तो इट इज यूज्ड एज अ एंटी कैंसर एजेंट एंड एंटी एस्थमेटिक। एंटी कैंसर हो गया, एंटी अस्थमेटिक एजेंट्स हो गया, इन सभी जगह पर इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा सेडेटिव और हिप्नोटिक में भी काफी ज्यादा यूज करा जाता है। यूज्ड एज अ सेडेटिव आप यूज कर सकते हो, एज अ हिप्नोटिक इफेक्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। डॉक्टर्स के लिए ही इसकी परमिशन होती है। तो ये हमारे पास हो गया कुछ मेडिसिनल यूजेस ऑफ थायोफिन। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। फाइनली हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश हुआ। बहुत कुछ करा हमने आज के लेक्चर में, देख लो भाई। सबसे पहले तो हमने अपना पायरोल शुरू किया। मैंने आपको बताया पायरोल क्या होता है। पायरोल में हमने रेजोनेंस देखा, रेजोनेंस के देखते ही पायरोल की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो मैंने लिख दी। उसके जस्ट बाद हमने देखा कि पायरोल की सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे सिंथेसिस रिएक्शन देखे, जैसे फ्यूरान से कैसे करेंगे, हांस पायरोल सिंथेसिस कैसे रिएक्शन होगा। उसके अलावा हमने देखा है बेसिकली पारनॉल सिंथेसिस, नॉर पायरोल सिंथेसिस, एंड उसके अलावा हमने फाइनली उसके बाद में देखा है कि किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, जहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसने दिखाई। काफी सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के बाद में हमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, रिमर टिमैन, सल्फोनेशन, यही रिएक्शन हम थायोफिन तक लेके चले गए। देन उसके बाद हम फाइनली आ गए थे मेडिसिनल यूजेस के बाद में अपने फ्यूरान की तरफ। देन फ्यूरान में भी हमने ये सारी चीजें कवर अप करी। फ्यूरान की सिंथेसिस कैसे करनी है, किस तरीके से इनकी केमिकल रिएक्शंस होंगी। उसके अलावा फिर हमने लास्ट में थायोफिन करा, एंड थायोफिन में भी ये सारा कुछ करके मेडिसिनल यूजेस तक हमने फिनिश कर लिया।
आई नो थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर है, लेंदी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे बता देना, मैं उसको जरूर से सॉर्ट आउट कर दूंगी। इसके अलावा बेटा अगर आप चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, तो हमने इनकी तैयारी ऑलरेडी अपने बैच में शुरू करवा दी है, आप चाहो तो एनरोल हो सकते हो। अगर आपको किसी गाइडेंस की या मेंटोरशिप की जरूरत है तो ये बैचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। कोई भी दूसरी क्वायरीज के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।